नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अगले 1 घंटे नजर डालेंगे इन तमाम बड़ी खबरों पर, जिसमें नजर होगी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी महासंग्राम को लेकर। इसके साथ साथ चक्रवाती तूफान दाना कब देने वाला है दस्तक, इस पर भी नजर डालेंगे। किन राज्यों पर इसका असर होने वाला है। इसके साथ साथ खबरें होंगी जर्मन के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, वो भारत यात्रा पर आने वाले हैं, उससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की बड़ी सुर्खियों के साथ। चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका, नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने किए पुख्ता बंदोबस्त। निवेश के लिए सुरक्षा उपायों को नहीं कर सकते नजरअंदाज। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पड़ोसी देशों से निवेश पर लगी पाबंदियां रहेंगी जारी। महाराष्ट्र चुनाव में कौन करेगा घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल, शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। लगातार जहरीली हो रही है राजधानी दिल्ली की हवा, अनेकों इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में, AQI 400 के करीब। इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे के ठिकाने पर किए मिसाइल हमले, सीरिया में इजरायली हमले में एक सैनिक की मौत, 7 घायल। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर आएंगे। ओलाफ शोल्ज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज के बीच अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। IGC परामर्श के दौरान चांसलर शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद होंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के नेता सुरक्षा और रक्षा सहयोग, प्रतिभा के लिए अवसरों, आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। दोनों नेता कल नई दिल्ली में आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर 26 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बैडेन वुर्टमबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी की इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे। चांसलर शोल्ज ने पिछले साल 2 बार भारत का दौरा किया था, फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए और सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो भारत आए थे। और अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगॉव नमो ऐप पर भी आप सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देशों से निवेश पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी। अमेरिका में व्हार्टन बिजनेस स्कूल में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि हम व्यापार चाहते हैं, हम निवेश चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक ऐसे पड़ोस में स्थित है जो बहुत संवेदनशील है। मैं आंख मूंदकर प्रत्यक्ष विदेश निवेश को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। ये सच है कि निवेश के लिए धन जरूरी है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि इसका स्रोत क्या है।
और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार की थीम राष्ट्र निर्माण में चालक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण के दायरे में सुरक्षा तंत्र में समन्वय पर महत्वपूर्ण चर्चा का अवसर प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए दूरदर्शी रणनीतियां तैयार करना है। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना की हरित पहल 1.0 और AI 1.0 के डिजिटल तंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण पर वक्तव्य देंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में सुरक्षा के महत्व का उल्लेख होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अमेरिका, रूस, इजराइल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ताओं के साथ भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, रणनीतिक विचारकों, शिक्षाविदों, रक्षा कर्मियों, वैज्ञानिकों और SME का समूह भाग लेगा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी पहल भी शामिल होगी। चाणक्य रक्षा संवाद में विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले 6 सत्र शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक व्यापक सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होगा। बढ़ते हैं अब वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं, वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब चक्रवाती तूफान दाना की, जिसके आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवाती तूफान दाना उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पुरी और सागर द्वीप के बीच भीतरकनिका और धामरा के करीब उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल घाटों सतह तटों से यह चक्रवात लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ टकरा सकता है। चक्रवात के टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में आज और शुक्रवार को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। चक्रवात के मद्देनजर कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने भी सभी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि अग्निशमन सेवा और NDRF के कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा तटीय इलाकों से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में भी भेजा जा रहा है। साथ ही राज्य के 14 जिलों के संवेदनशील इलाकों में 249 बचाव दल तैनात किए गए हैं, जिसमें NDRF की 20 टीम, ODRAF की 51 टीम और अग्निशमन सेवा की 178 टीम तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि तटीय इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है, यानी कि सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है दाना से निपटने के लिए। ओडिशा के 14 जिलों के संवेदनशील इलाकों में 249 बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि NDRF की 20 टीम, ODRAF की 51 टीम और अग्निशमन सेवा के 178 टीम तैनात कर दी गई है। सरकार मुस्तैदी के साथ आगे चल रही है और NDRF की टीम भी तैनात है। वहीं 45 अतिरिक्त टीम रिजर्व रखी गई हैं, ताकि कोई भी आपात स्थिति आए तो ये रिजर्व टीम ऐसी मौजूदा स्थिति में लोगों की मदद कर सके। 46 गोताखोर अलर्ट मोड पर हैं। तटरक्षक बल लगातार लोगों की सहायता करने में लगे हुए हैं। भारतीय नौसेना के 2 शिप अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं।
तो सेना की मदद ली जा रही है, जहां भारतीय नौसेना के 2 शिप जो है वो अलर्ट मोड पे हैं। 3000 से अधिक संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तो पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। 840 पक्के और 5402 अस्थायी राहत शिविर बना दिए गए हैं। साथ ही साथ वॉर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। मछुआरों को जो कि 19,362 बोट को सुरक्षित किनारों पर लगा दिया गया है, यानी जब ये आज रात तट पर टकराएगा, नाव जो है वो सुरक्षित स्थान पर रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जिलेवार हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप संपर्क कर सकते हैं। आश्रय स्थलों में भोजन, पानी की व्यवस्था और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। अभियंत्रण विभाग यानी कि इंजीनियरिंग विभाग क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत की व्यवस्था करेंगे। इंजीनियरिंग विभाग को भी मुस्तैदी से वहां लगा दिया गया, अलर्ट मोड पे वो भी काम कर रहे हैं। वहीं 6 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बचाव और राहत अभियान में लगाया गया है। बढ़ते आगे, चक्रवात दाना को देखते हुए पश्चिम बंगाल राजभवन ने भी जरूरत की इस घड़ी में जनता की सहायता के लिए एक टास्क फोर्स और नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने तूफान को लेकर राजभवन में कल विशेषज्ञों और एक कोर टीम की आपात बैठक की है। बैठक के दौरान राज्यपाल बोस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही चक्रवात का सामना करने के लिए राज्य सरकार के प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन करने की भी बात कही है। राज्यपाल के निर्देशन के अनुसार राजभवन ने फोन नंबरों के साथ 24 घंटे नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है, जिसमें लोग आपातकालीन स्थिति में 033-22-00-1641 पर कॉल करके और मेल करके मदद मांग सकते हैं। राज्यपाल द्वारा इस गठित टास्क फोर्स के प्रमुख पूर्व IG, SSB और पूर्व SPG श्री कुमार बंदोपाध्याय होंगे। इस बीच चक्रवात दाना से पहले एहतियात के तौर पर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन आज शाम 6 बजे से 15 घंटे के लिए निलंबित रहेगा। वहीं IMD ने चक्रवात दाना के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना भी जताई है। तूफान को लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों में NDRF की टीमों को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमें भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। Is nearing, but we in Bengal have braved many storms. We will face Dana also with confidence and fortitude. Bengal will stand together. India will stand together. We shall overcome. Yes, we shall overcome. My dear brothers and sisters, please follow all the instructions issued by the government and the disaster management authorities. Please observe the do's and don'ts prescribed by them. All the disaster management machinery of the state government and the government of India are kept well oiled and fighting fit. People of Bengal know that they know the way, will show the way and go the way. चक्रवाती तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल की दीघा तटीय पुलिस ने मछुआरों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। जो समुद्र में हैं उनसे तुरंत वापस लौटने का आग्रह किया गया है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर उन्हें नुकसान से बचाने के लिए ट्रॉलर को रस्सियों और जंजीरों से सुरक्षित रूप से बांधने का निर्देश दिया जा रहा है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए शालीमार स्टेशन रेल यार्ड में ट्रेन के डिब्बों के पहियों को जंजीरों और तालों से सुरक्षित कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि वो चक्रवात की तेज हवाओं के कारण स्थिर डिब्बे लुढ़क सकते हैं, जिससे संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं और रेलवे संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियातन कोचों के पहियों को जंजीरों से बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि चक्रवात दाना जो है उसका असर भी दिखने लग गया है। बंगाल में भारी बारिश हो रही है, वहीं ओडिशा में भी समंदर में लहरें उठने लग गई हैं। हालांकि दोनों राज्यों की सरकारें पूरी तरीके से तैयार हैं।
एनडीआरएफ की टीम दोनों ही जगह पर तैयार है। इसके साथ साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दीघा तटीय पुलिस और तटरक्षक बल ने मछुआरों को सतर्क किया है। साथ ही साथ जो रेल के डिब्बे हैं उनको जंजीरों से बांध दिया है, क्योंकि अगर चक्रवात दाना आता है तो उसमें कहीं डिब्बे लुढ़क ना जाएं, इसीलिए जंजीरों से बांधकर उनको सुरक्षित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि चक्रवात दाना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार लग रही है सरकार और युद्ध स्तर पर ये तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आईएमडी ने कहा है कि आज सुबह पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। तटीय इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। कई राहत शिविर स्थापित किए गए हैं जिसमें लोगों को सुरक्षित उस स्थान पर ठहराया जा रहा है। उड़ीसा के 14 जिले हैं ये संवेदनशील इलाकों में, यहाँ 249 बचाव दल जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। सेना की टीमें तैनात हैं, एनडीआरएफ की 20 टीम है, ओडीआरएफ की 51 टीम है और अग्निशमन सेवा के 178 टीमों को तैनात कर दिया गया है। 45 अतिरिक्त टीम रिजर्व रखी गई है, यानी कुछ और टीम की अगर आपात स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो ये 45 टीमें काम आएंगी उस समय। वहीं 46 गोताखोर जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। तो आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रेल के डिब्बों को जंजीरों से बांधा जा रहा है, क्योंकि जब चक्रवात दाना अगर गंभीर रूप लिया और अगर उसका असर रेल पटरियों पर भी पड़ा तो ये डिब्बे कहीं ना कहीं उसकी इम्पैक्ट से गिर सकते हैं, लुढ़क सकते हैं। इसलिए इनको पहले से ही तैयारी की जा रही है, जंजीरों से बांधा जा रहा है ताकि ये अपनी जगह पर सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि चक्रवात दाना एक गंभीर रूप ना ले या फिर ले तो इसके लिए सरकार जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। रेल मंत्रालय ने दाना को लेकर जानकारी दी है। तैयारी के साथ रेल मंत्रालय भी पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि 600 से अधिक कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ रेल मंत्रालय ने कई और भी तैयारियां की हैं, जिसमें 20 सैटेलाइट फ़ोन और पावर बैकअप के साथ इमरजेंसी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। तो इस इमरजेंसी कंट्रोल रूम का काम ये होगा कि सैटेलाइट फ़ोन पर वो निगाह रखे। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। स्टैंड बाय पे रखे गए हैं 49 हैवी मशीनरी, 57 BOXN बोल्डर्स और 86 BOBY एंड बैलेस्ट। प्रमुख स्टेशनों से बैनर और होर्डिंग हटा दिए गए हैं ताकि अगर तेज़ हवाएं चलें तो ये बैनर और होर्डिंग गिर ना जाएं या किसी को क्षति ना पहुंचाएं, इसलिए इनको हटा दिया गया है। कैच वाटर ड्रेन से सफाई की व्यवस्था हो रही है ताकि पानी कहीं पर भी रुके ना, ठहराव ना हो, इससे लोगों को परेशानी ना हो। तो तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ट्रेन सेवाओं का किया जाएगा संचालन। कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, वहीं कई ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है। आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल टीम भी ऐसे कई संवेदनशील जगहों पर मौजूद रहेगी। प्रमुख स्टेशनों पर भोजन, पानी की व्यवस्था, साथ ही बच्चों के खाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। आपको साथ ही साथ बता दें कि जो महत्वपूर्ण स्टेशन है वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर भी है और सहायता डेस्क भी स्थापित कर दिए गए हैं। तो यात्रियों को चक्रवात से बचाने के लिए तमाम रेल की तैयारियां भी आपने देखी। पारादीप से उर्मिलेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। सीधा उर्मिलेश का रुख करना चाहेंगे। उर्मिलेश, क्या साइक्लोन जो दाना है उसके टकराने से पहले क्या उड़ीसा में इसका असर देखने को शुरू हो गया है? भारी बारिश वहाँ बताई जा रही हो रही है, साथ ही साथ जो समंदर है उसमें लहरों का जो बहाव है क्या वो तेज़ हो गया, क्या ऊंची हो गई है लहरें और कब तक इसके लैंडफॉल होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है? क्या आईएमडी ने कहा है? जी भावना, बिल्कुल। इस समय अगर बात की जाए तो यहाँ हम लोग पारादीप में हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और तमाम यहाँ पर प्रशासन ने जो पेड़ थे, बड़े पेड़ थे, उनको पेड़ को काटने का काम किया था 2 दिन पहले से ही। जैसे ही ये पता चला था, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि यहाँ पर चक्रवाती तूफान आ सकता है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम बड़े पेड़ों की कटाई कर दी गई थी जिससे कि वो जो है किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएँ। साथ ही यहाँ पर एक
क्यूआर की टीम बनाई गई है, जिसमें कि एसेंशियल सर्विस के जितने भी लोग हैं, जो आकस्मिक सेवा के जो लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो है एक 2 से 3 टुकड़ियों में बांटा गया है, जो कि अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है पूरे क्षेत्र में, तो वो लोग तुरंत जो है रिस्पॉन्स करें, वहां पर पहुंचे। ऐसे ही अभी हम लोग भी मौके पे पहुंचे हैं, जहां पर कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और म्युनिसिपल पार्टी के जो लोग हैं, क्योंकि बारिश होने से कई जगह पर यहाँ पर जल जमाव हुआ था, तो निश्चित तौर से म्युनिसिपल पार्टी के लोग यहाँ पर उस जो जल जमाव हुआ है उसको जो है साफ करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने जो है यहाँ पर जो रास्ते में एक बड़ा पेड़ गया था सड़क पे, उस पेड़ को काटने का काम किया है, सड़क से हटाने का काम किया है। ऐसे में कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि ये जो बारिश है ये शाम तक और तेज होगी, हवाएं और तेज बढ़ती जाएंगी और समुद्र की जो लहरें हैं वो और ऊपर जो है अपने उफान पे हैं। तो लिहाजा ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं, प्रशासन ने कहा है कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, पेड़ के नीचे खड़े न रहें और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो तुरंत हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम तुरंत आपके पास पहुंचेगी। साथ ही जो लोग जो है राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन शिविरों में भी जो है तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार जो है उन शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। वहां पर जो है होम गार्ड से लेकर के मेडिकल की टीम खड़ी है सुरक्षा और जो मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के। एक सबसे बड़ी बात यह है भावना कि देखिए सरकार की कितनी बारीक चीजों पे जो है सरकार कितनी संवेदनशील है उड़ीसा की, इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर जो है अगर किसी महिला को कोई प्रसव या डिलीवरी की कोई दिक्कतें होती हैं तो उसको लेकर के तुरंत एक टीम बनाई गई है और वो टीम तुरंत रिस्पॉन्स करके उसको जो है मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाएगी। तो निश्चित तौर से सरकार की कोशिश है कि यहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनको इस चक्रवाती तूफान से कोई ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े जिससे कि कोई उनके जान माल का नुकसान हो। साथ ही जो है तमाम एडवाइजरी लगातार सरकार समय समय पर जारी कर रही है, यहाँ की राज्य सरकार भी और मौसम विभाग भी। भावना जी, इसके साथ साथ उर्मिलेश आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि रेल यात्री जो हैं, जो अभी अपनी रेल यात्रा करना चाह रहे हैं या फिर हवाई परिचालन, उसमें भी क्या कोई डाइवर्जन किया गया है? क्या कोई ट्रेनें और हवाई सेवाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कि कल जो है यानी ये कह सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पर जो है रेल विभाग की तरफ से हमें जानकारी मिली थी कि फिलहाल ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है 25 तारीख यानी शुक्रवार तक, जब तक ये जो है चक्रवाती तूफान लैंडफॉल नहीं होता है। साथ ही अभी हमें जानकारी मिली है कि जो मौसम विभाग है उसने जो है जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है तो भुवनेश्वर जो एयरपोर्ट है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर भी जो हवाई सेवाएं हैं उन सेवाओं को जो है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लिहाजा कल जब जो है फिर मौसम विभाग अपनी जो है पूर्वानुमान देगा और मौसम विभाग जब जो है मौसम के तमाम जो जानकारियां देगा उसके बाद ही यहाँ पर फिर हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। भावना जी उर्मिलेश, इसके साथ साथ आईएमडी ने और किस चीज़ों के लिए सतर्कता बरतने को कहा है? साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे क्या चक्रवात दाना जो है वो रौद्र रूप कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से हवाएं चल सकती हैं, लहरें जो हैं वो उठ सकती हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि सरकार जो तैयारियां की हैं उसकी क्या समीक्षा की कोई बैठक भी हुई है? जी भावना, बिल्कुल सरकार अपने जिस दिन से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि चक्रवाती तूफान आ सकता है, उसी समय से ही यानी रविवार को ही केंद्रीय गृह सचिव जो है उनकी नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि बंगाल और उड़ीसा के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उनको जो है साफ साफ जो है मीटिंग में ये कहा गया था कि केंद्र की तरफ से अगर किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं, केंद्र हर तरफ की सहायता के लिए तैयार है। और तमाम जो चाहे वो केंद्र की तरफ से जो है उड़ीसा ने जैसे कि मांग की थी कि हमें जो है यहाँ पर एक चॉपर चाहिए और एनडीआरएफ की टीमें बढ़ाई जाए, तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार ने तुरंत इसको जो है संज्ञान लेते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें बढ़ाई है और दूसरी तरफ जो एक चॉपर भी मुहैया कराया है। साथ ही जो है नौसेना के 2 जहाज जो है यहाँ पर अलर्ट मोड में रखे गए हैं। उसके अलावा 46 गोताखोर है, 3000 जो संवेदनशील गांव हैं उन गांवों को लेकर के उन गांवों को जो है
संवेदनशील गाँव के 6000 जो राहत शिविर जो बनाए गए हैं, उन राहत शिविरों में जो है उनको शिफ्ट किया जा चुका है। खाने की, दवाई की, पानी की सहित तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही ये बताया गया है प्रशासन की तरफ से और जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन है उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमारे हेल्पलाइन पर जो है आप फोन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो मत्स्य और पशुपालन मंत्री है, जानवरों के लिए जो हमारे मवेशी हैं, उन मवेशियों को भी अगर किसी प्रकार जी उर्मिलेश, तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर उर्मिलेश बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार की तैयारी है कि जी उर्मिलेश संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी, उड़ीसा से सटे कौन कौन से अभी जो क्षेत्र हैं वो संवेदनशील हैं और अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है? जी बिल्कुल, 14 जिले जो है यहाँ पर जो है बताया गया है जिसमें इसका प्रभाव होगा और खासकर 4 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में इनका सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील उसमें रखा गया है और वहाँ पर जो है अनुभवी, क्योंकि पुराने जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे थे क्योंकि लगातार चक्रवाती तूफान यहाँ पर आता है। उड़ीसा में हमने देखा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चक्रवाती तूफान आ रखा है। ऐसे में जो आता है, ऐसे में जो है तमाम जो अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने पहले जो है इसमें काम करने का अनुभव है, उन अधिकारियों को यहाँ पर उतारा गया है। साथ ही जो वरिष्ठ IAS है, यानी जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है, उनको भी यहाँ फील्ड में जो है तैनात कर दिया गया है। साथ ही सरकार के द्वारा जो उनके मंत्री हैं, उन मंत्रियों को भी संवेदनशील और तमाम जो और जिले हैं उन जिलों का प्रभारी बनाया गया है कि आप जो है बारीकी से इस पर नजर रखिए। और आपदा प्रबंधन जो यहाँ का है वो उसने कंट्रोल रूम जो है स्थापित कर दिया है, 24/7 जो है वो जो है लगातार उस पर जो है मॉनिटर कर रहा है, जब से जो है मौसम विभाग ने ये जानकारी दी थी कि चक्रवात आ सकता है। ठीक है उर्मिलेश, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चक्रवात दाना से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी खबर को लेकर। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में गुरुवार की सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 दर्ज किया गया है। दिल्ली में दर्ज वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में इस समय फिलहाल ये स्तर लगभग 400 के करीब तक पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और कई जगहों पर AQI जो है अब 400 के करीब पहुंच चुका है। और इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैप 2 भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली में अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यहाँ का पानी जहरीला हो गया है और उसमें आज भी झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी की कालंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफ़ेद झाग की परतों से ढका हुआ है। हालांकि कालंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं।
बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का भी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त प्रदूषण देखने को मिल रहा है। लगातार दिल्ली में सांस लेना इस समय दूभर हो गया है। दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, अगर आज के AQI की बात की जाए तो अमरेंद्र 400 के करीब पहुंच चुका है AQI और लगातार बदतर होता जा रहा है। सांस लेना दूभर हो गया है, लगातार दिल्ली दम घोंटू होती जा रही है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि राजनीति भी चरम पर है। वहाँ बीजेपी आप पर लगातार आरोप लगा रही है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जस्टिफाई करने की ज़रूर कोशिश कर रही है, लेकिन मामला जस का तस है। सुनवाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इन तमाम पहलुओं को देखें, जनता बेहाल है। भावना, बिल्कुल जनता बेहाल है, क्योंकि राजधानी और दिल्ली एनसीआर इस समय जो वहां की हवा है वो बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है, जो AQI लेवल है, वो लगातार जो ग्रेड 2 है उससे भी बढ़ रहा है, जो रेड जोन इलाके हैं उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो अहम, मैं सबसे पहले बात करता हूं यमुना की, तो यमुना की स्थिति भी इस समय नरकीय बनी हुई है। और मैं इस समय दिल्ली के यमुना के घाट पे, और मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, देखिए सामने ये यमुना का ये वो इलाका है ITO का जहां पर मैं खड़ा हूं, और वहां से देखेंगे तो दूर तक गंदगी दिख रही है। और इस समय जो दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद है, पूरा उनका डेलीगेशन यहां पर मौजूद है। और उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को यहां आमंत्रित किया था। उनके लिए बाकायदा कुर्सियां लगाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, 2 कुर्सियां लगी हुई हैं जिसपे उन्होंने उनको इन्वाइट किया था, उनके सामने बैठने के लिए कहा था, और यह कहा था कि आप बैठिए और हमारे साथ देखिए कि यहां की क्या स्थिति है। और यह इसीलिए लगाई गई थी। और वीरेंद्र सचदेवा को मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे, देखिए इस समय यमुना की जो स्थिति है, उसकी घाट की जो स्थिति है, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊं। मैं मेरे सहयोगी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये पूरा इलाका, देखिए ये वो पूरा इलाका है जो यमुना का, जहां पर घाट पे पूजा होती है, छठी की पूजा होती है। और ये इस वक्त जो नरकीय स्थिति है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन यहां पर मौजूद है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है वो यहां पर मौजूद है और बाकायदा सफाई का वो मुआयना कर रहे हैं। देखिए सामने आपको दूर तक भावना दिखाऊंगा मैं आपको, और ये देखिए वीरेंद्र सचदेवा और उनके साथ के जो लोग हैं बाकायदा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र सचदेवा जिससे भी बात करने की कोशिश करता हूं, वो यहीं पे मौजूद है, और वो मैं देखता हूं कि इस समय की जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं। भावना, इस समय आप देखिए कि सामने जो है पूरा वीरेंद्र जी इस समय की ये स्थिति है कि वीरेंद्र जी ने खुद डुबकी लगाई है यमुना में, और ये घाट पे, गंदे घाट पे डुबकी लगा चुके हैं। और उनका कहना है कि हम शर्मिंदा हैं। मैं अभी जो है सीधे आपकी बात कराता हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से। और भावना, ये स्थिति उस वक्त है जब छठ आने वाला है, लाखों व्रती जो है पूर्वांचल के छठ में इसी यमुना में डुबकी लगाएंगे, और यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि इसमें डुबकी लगाने। वीरेंद्र जी मेरे साथ हैं, देखिए भावना, कुल मिला के इस समय की जो तस्वीर है बेहद ही दयनीय है, क्योंकि वीरेंद्र जी ने खुद इस डुबकी, वीरेंद्र जी हमारे साथ है। वीरेंद्र जी ये बताएं कि अभी आपने इस यमुना में डुबकी लगा के आए हैं, कैसा एक मैसेज, दिल्ली को क्या हो गया है? दिल्ली का जो मां यमुना का हाल है, ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सीधा सीधा एक उदाहरण है। और मां यमुना से हम दिल्ली वाले माफी मांगने हैं, हमारी श्रद्धा है मां यमुना के प्रति। और इसलिए ये डुबकी मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है जो हम लोग कर रहे हैं। और 10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्यौहार आना है, मेरी माताएं बहनें जो यहाँ की पूजा करने वाली हैं, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो बहनों, ये पानी हाथ लगाने लायक नहीं है। और अरविंद केजरीवाल तुम्हें इस हाल में छोड़ के जा रहा है कि इस हालत में तुम्हें पूजा करनी है, तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। वीरेंद्र, लगातार आप जो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सामने से अतिथि कल घाटों पे गई, उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई, क्या उनको डर लगता है डुबकी लगाने? वो घाट पे नहीं गई थी, वो वजीराबाद बैराज पे गई थी जहाँ पानी साफ है।
उन्होंने आना है, कालिंदी कुंज आए, ITO पे आए, मैंने तो बुलाया था, निमंत्रण भी दिया उनको, उनके लिए हमने कारपेट भी बिछाया कि वो आए तो देखें, दिल्ली की जनता को बताएं कि केंद्र सरकार ने जो 8,500 करोड़ रुपये यमुना की सफाई के लिए दी थी उसका हिसाब दे दें। लेकिन वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो सफाई नहीं देंगे, वो तो विज्ञापन जीवी अपनी फोटो चिपकाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए कि स्थिति पिछले 10 सालों से लगातार है, क्या सिर्फ कागजों पे है? सिर्फ कागजों पर है। लक्ष्मी दर्शन करते हैं, पैसा लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भाग जाते हैं। और हर बार जब पोल्यूशन जब भी ये सीजन आएगा उस समय विज्ञापन देंगे, इवेंट करेंगे और चले जाएंगे। इनको दिल्ली को लेकर कोई विजन नहीं है, ये लोग दिल्ली को लूटने आए हैं और लूट के भाग जाएंगे। दिल्ली को दिल से जीने की जरूरत है, दिल्ली का दर्द समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब इस सरकार से मुक्ति चाहिए और एक विजन के साथ दिल्ली में काम करने की जरूरत है। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने स्वयं यमुना में डुबकी लगाई। और देखिए, मैं नीचे दिखा रहा हूं, नीचे की तस्वीर देखो बाद में, ये स्थिति ऐसी है कि दलदल नुमा है और यहां से वीरेंद्र जी निकल के गए हैं, देखिए इसी जल में से, और इसमें से अगर व्रतधारी जाएंगे तो क्या तस्वीर जाएगी। और इसमें आचमन लगाने के बाद बिल्कुल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा ने अपने लाइव दिखाया कि उन्होंने इस समय यमुना नदी में डुबकी लगाई और लगातार वो आप पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को अब आप से मुक्ति चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने बढ़ते दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अमरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता मौजूद थे, जिन्होंने बात की दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से, जिसमें उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण लगातार दिल्ली में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप सरकार जो है वो जिम्मेदार है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार आज से ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायती राज मंत्रालय आज ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करेगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि खेती, किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान का बहुत ज्यादा महत्व है। समय रहते मौसम का पूर्वानुमान मिल जाने से किसान अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से शुरू की जाने वाली मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायतों प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में आज से ये सेवा शुरू की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे के हिस्से के रूप में यह पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आबादी को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित होगी। ये पहली बार है कि स्थानीय मौसम पूर्वानुमान ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगा। इसके लिए मौसम विभाग के विस्तारित सेंसर कवरेज का सहयोग मिलेगा। मौसम का पूर्वानुमान पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल मंचों ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इन मंचों पर ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारी मिलेगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित अकाउंटिंग में पारदर्शिता लाना है। वहीं मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय का आधिकारिक ऐप है जो नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रति बातचीत करने और अपनी समस्याओं को उन पर पहुंचाने की अनुमति देकर सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ग्राम मानचित्र भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। तो सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी अब की बार झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब बात महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी महासंग्राम की। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की तीनों प्रमुख पार्टियों के सीट बंटवारे का फॉर्मूला 85-85-85 तय हो गया है। साथ ही महाविकास आघाड़ी शेष 18 निर्वाचन क्षेत्रों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी। महाविकास आघाड़ी के अन्य नेताओं ने कहा है कि इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि किसे कितनी जगह दी जाएगी। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की इस जानकारी के बाद अब सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बना सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 255 सीटों के बारे में बात की गई है। अभी भी 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, जिसमें 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीट आवंटन की इस बैठक में कुछ विवाद भी सामने आए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद था, लेकिन वरिष्ठ नेता शरद पवार की मध्यस्थता से विवाद सुलझता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इस मौके पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की शरद पवार के साथ बैठक भी हुई है। इस बैठक में एनसीपी से शरद पवार, जयंत पाटिल, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी से संजय राउत, कांग्रेस के बालासाहेब थोराट, नाना पटोले मौजूद थे। आज महाविकास आघाड़ी के नेता कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर उनमें सीटों का आवंटन कर सकते हैं। वहीं बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की हो तो उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि ठाणे सीट से राजन विचारे को टिकट दिया गया है। रत्नागिरी से सुरेंद्रनाथ माने को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी पाचपा खाड़ी से केदार दिघे को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने भिवंडी ग्रामीण सीट से महादेव घाटल को टिकट दिया है। अमरनाथ से राजेश वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया गया है। आइए अब नजर डालते हैं उद्धव ठाकरे के प्रमुख उम्मीदवारों पर। एकनाथ शिंदे को टक्कर देंगे केदार दिघे। जी हां, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को टक्कर देने वाले केदार दिघे। वहीं वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं वर्ली से चुनाव लड़ेंगे आदित्य ठाकरे। वरुण देसाई बांद्रा ईस्ट से उतरेंगे चुनावी मैदान में। तो आपके सामने ये चेहरे और चेहरों के साथ कौन सी सीट पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, ये वरुण देसाई हैं। साथ ही साथ संजय राउत के भाई सुनील राउत को फिर से विकरौली से बनाया गया है उम्मीदवार। ठाणे सीट से राजन विचारे को उद्धव गुट का प्रमुख उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बात रत्नागिरी विधानसभा सीट की हो तो सुरेंद्रनाथ माने को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उद्धव ठाकरे गुट के 65 उम्मीदवारों के चुनावों की सूची सामने आ चुकी है। वर्ली से आदित्य ठाकरे जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चेहरे और उनके साथ इन सीटों के नाम आपकी स्क्रीन के सामने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का भी दौर जारी है और इसी कड़ी में कई दिग्गज उम्मीदवार आज राज्य में जगह जगह अपने नामांकन फॉर्म भी भर रहे हैं। बीजेपी के 23 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मुंबई में बीजेपी के 6 प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे, तो वहीं शरद पवार पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र आव्हाड भी अपना पर्चा भरेंगे। शरद पवार की पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले भुजबल एक भव्य रैली भी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए आप देख लेते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस की तैयारी कैसी है। इन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा कर दी है। तीसरी लिस्ट में 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस सूची में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, पालघर और ठाणे के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। मनसे ने परली विधानसभा क्षेत्र से कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ अभिजीत देशमुख को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनावों की और झारखंड के रण की, जिसको साधने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की बात करें तो यहाँ की तरफ से भी आज बड़े नेता कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। इनमें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह
चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा, सम्राट चौधरी, विष्णुदेव साय समेत कई बड़े शहरी शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान आज रांची, हटिया, कांके, मांडर और राजमहल विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह की उपस्थिति में रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण राम, मांडर से सनी टोपो नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अगर बात बरकट्ठा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव के नामांकन की जाए तो इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनके साथ मौजूद रहेंगे। चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्णिया साहू नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहेंगे। सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही के नामांकन भरने के समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीट पर होगा, तो दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीट पर होना है। आपको बता दें कि कुल 81 सीटों पर विधानसभा की सीटें हैं झारखंड की और इनकी वोटों की गिनती आपको बता दें 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, जिसे देखते हुए विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां अब जोरों पर हैं और इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने अपने 5 और उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। झामुमो की सूची के अनुसार बिष्णुपुर से निवर्तमान विधायक चमरा लिंडा, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, खूंटी से स्नेहलता कुंडलना और सिसई से जिगा सुसारन होरो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही बात झारखंड में बीजेपी की जाए तो यहाँ कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और आपको बता दें कि झारखंड में भी लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन चेहरों को देख लीजिए आप, ये चेहरे हैं और इनके साथ इनकी सीट है, जहां डॉक्टर नीरा यादव कोडरमा से, अमित कुमार यादव बरकट्टा से, मनोज कुमार यादव बरही से, वहीं अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी से, उज्जवल दास सिमरिया से, भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से, ये सभी बीजेपी के दिग्गज हैं जो आज अपना नामांकन भरेंगे और इन नामांकन भरने के साथ कई बड़े नेता, स्टार प्रचारक भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी बहरागोड़ा से, बाबूलाल सोरेन घाटशिला से, और ये सभी नाम आपने देखे जो आज बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन भरने वाले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाले 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जिसको लेकर समाजवादी के पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में इंडी ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य में सपा और कांग्रेस इस साल लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ी थी। अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए आपको बता दें 13 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती झारखंड, महाराष्ट्र के गिनती के साथ 23 नवंबर को ही होगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव के मद्देनजर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बचा पाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की एपिक बेइज्जती, कंप्लीट सरेंडर अब पूरा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है, पहले तो 7 सीटों पर ऐलान कर दिया था एक तरफा कि 9 में से 7 सीटें समाजवादी लड़ेगी। कांग्रेस को स्नब किया, 5 सीटें मांगी थी कांग्रेस ने, उनको एक प्रकार से उनकी हैसियत दिखा दी और अब उन्होंने ऐलान किया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर मान लिया, स्वीकार लिया। इसीलिए तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू, मतलब कि 12th मैन बनकर अब रह चुकी है। इधर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए उनके लिए चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दिल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। राजस्थान में आगामी नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी की सूची के अनुसार झुंझुनू से अमित ओला, रामगढ़ से आर्यन जुबैर, दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से केसी मीणा, खींवसर से रतन चौधरी, सलूबर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रोथ को टिकट दिया गया है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के भारत सरकार के फैसले से भगवान बुद्ध के विचारों में आस्था रखने वालों में खुशी की भावना जगी है। कोलंबो में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के विद्वानों और भिक्षुओं का आभार। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तमिलनाडु के 11 शहरों में नए निजी एफएम रेडियो केंद्रों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसकी जानकारी दी है। इन शहरों में फिलहाल निजी एफएम रेडियो केंद्र नहीं है। चेन्नई में वाणिज्य के विभिन्न संघों के साथ चल रही एफएम रेडियो की नीलामी पर विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के बाद सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कारोबार के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले 1500 पुराने कानून हटा दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि बुनियादी ढांचागत विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिनका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है।
अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मथुरा में 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया है कि बैठक में देश में वर्तमान समय में चल रहे समसामयिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही मार्च 2024 में संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा और साथ ही संघ कार्य के विस्तार का वृत्तांत भी लिया जाएगा। बैठक में विशेषकर संघ शताब्दी से जुड़े सुनिश्चित संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयदशमी 2025 तक पूर्ण करने के संबंध में विचार विमर्श होगा। इस बार विजयदशमी पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कई विषयों की ओर ध्यान दिलाया था। इंटरनेट का समाज और बालक वर्ग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी चर्चा की जाएगी। समाज में शांति का भाव, परस्पर सौहार्द और संघ कार्य की आने वाले दिनों में होने वाली विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में संघ रचना के सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं सह प्रांत संचालक, कार्यवाह और प्रचारक मौजूद रहेंगे। आज देश के प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार आर.के. लक्ष्मण का जन्मदिन है। आर.के. लक्ष्मण के कार्टूनों में जो छवि प्रस्तुत करते थे वो जितनी साधारण थी उतनी ही पैनी थी। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसे रेखाओं की मदद से व्यापक सरोकारों से भी जोड़ा। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बेजोड़ बुद्धि, हमेशा प्रासंगिक व्यंग और भारतीय राजनीति पर पैनी नजर, ये है वो आम आदमी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं, जो करोड़ों पाठकों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया। 1951 में यू सेड इट सीरीज में पहली बार पाठकों की मुलाकात इस चरित्र से हुई, जिसका सृजन कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने किया। आर.के. लक्ष्मण की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने 2018 में टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक का विमोचन किया। लक्ष्मण एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों कॉमन मैन में बसे हुए एक तत्व थे और जिसके भीतर भी करोड़ों मन विराजमान थे और उसका प्रकटीकरण उनके पीछे में हुआ करता था। उन्होंने कॉमन मैन का ड्रेसिंग ऐसे किया है कि हर हिंदुस्तानी को लगता है ये मेरा है, कोई कह नहीं सकता ये उस राज्य वाला है। साहब ये कितने बड़ा, यानी जो इसको माइन्यूटली देखेगा उसको पता चलेगा कि ऐसा कॉमन मैन क्यों ढूंढा जिसके पूरे पहनावे से पक्का नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी एक इलाके को वो रिप्रेजेंट करता है। आज भी प्रासंगिक आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन अब लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से भी बचाएगा। इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें कॉमन मैन मजाकिया अंदाज में लोगों को बताएगा कि स्कैम से कैसे बचा जाए। एक कार्टूनिस्ट के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ही आर.के. लक्ष्मण ने लेखन में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। वो दिन याद आते हैं विद्यार्थी जीवन के, जब टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर हम सबसे पहले द कॉमन मैन नाम का छोटा सा कार्टून स्ट्रिप देखते थे। उनका वो कार्टून इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि ये लगता था कि उसके बिना जैसे हमने अखबार पढ़ा ही नहीं है। वो बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय के नेताओं में इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, विनोद प्रियता थी कि कोई उसको बुरा नहीं मानता था। साल 1985 में आर.के. लक्ष्मण पहले ऐसे कार्टूनिस्ट बने जिनके कार्टून पर लंदन में एक प्रदर्शनी लगाई गई। दुनिया की जाने माने कार्टूनिस्ट डेविड लॉ और एलिंगवर्थ से मिलकर आर.के. लक्ष्मण को कार्टूनिस्ट बनने की प्रेरणा मिली। उनकी विरासत को दर्शाती प्रदर्शनियों का सिलसिला जारी है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।